हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं मारवाड़ रियासत के बारे में। यहाँ कुल कितने परगने थे, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और उस जमाने की और भी बहुत सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से थी। तो आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ जो 9 कोटि मारवाड़ कहा जाता है, जो बहुत बड़ी भौगोलिक रूप से बहुत बड़ी रियासत थी। अंग्रेजों के जमाने में मारवाड़ को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और स्थानीय स्तर पर 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। मारवाड़ के अंदर कुल 21 परगने थे, उन्हीं को ही हुकूमत कहा जाता था। वहां पर हाकिम बैठता था, जो बड़े बुजुर्गों से आपने कई बार सुना होगा। हाकिम अर्थात आज के उपखंड अधिकारी के बराबर, जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। उनको दीवानी और फौजदारी दोनों मामले सुनने का अधिकार हुआ करता था। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, आप जुड़े रहें और देखें पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 21 जो परगने थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो परगना था वो जोधपुर स्वयं था, जोधपुर सदर जिसको कहते हैं, जो मारवाड़ की राजधानी था। और उसके बाद में बिलाड़ा था, बिलाड़ा जो बहुत उपजाऊ जमीन है और जहां पर आई माता का मंदिर है। उसके बाद में जैतारण था, जैतारण के बाद में मेड़ता, मेड़ता के बाद में परबतसर, परबतसर के बाद में सांबर। सांबर के लिए मैं दोस्तों आपको बताऊं कि सांबर पर दोनों रियासतों का अधिकार था, जयपुर वालों का भी अधिकार था और जोधपुर वालों का भी। तो सांबर भी मारवाड़ का एक परगना था। उसके बाद में डीडवाना, फिर नागौर, फिर फलौदी, शेरगढ़, शिव, मालानी। मालानी का मुख्य जो कस्बा था वो बाड़मेर और जसोल था। उसके बाद में सांचौर और उसके बाद में जालोर, जसवंतपुरा, पचपदरा, पाली, बाली, सोजत, देसूरी। ये जो कुल 21 परगने थे, वहां पर हाकिम बैठता था और इन्हीं के माध्यम से वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती थी। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि न्याय व्यवस्था उस जमाने में किस प्रकार की थी। राजधानी में न्याय के लिए, अर्थात जोधपुर में राजधानी में न्याय के लिए सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें थी। हुकूमतों के हाकिम के फैसलों की अपील सदर दीवानी अदालत जोधपुर में होती थी। जोधपुर में चीफ कोर्ट के अतिरिक्त 3 सेशन कोर्ट भी थे, जिनमें हुकूमत व शहर की छोटी अदालतों के मुकदमों की अपील पेश की जाती थी। ये कोर्ट 10,000 रुपए तक के दीवानी दावे तथा 4,000 रुपए की अपील सुनती थी। इन्हें 14 साल की सजा और 4,000 रुपए का जुर्माना करने का अधिकार था। तो दोस्तों, आज की कानून व्यवस्था से कुछ मिलती जुलती उस जमाने की कानून व्यवस्था थी। फलौदी, सांबर, सोजत, मालानी में जुडिशियल सुप्रीडेंट बैठता था, जिन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट कहा जाता था। दीवानी मामलों में ये 1,001 से लगा करके 4,000 रुपए तक के तथा रेवेन्यू संबंधी 300 रुपए से ऊपर के दावे सुन सकते थे। प्रथम श्रेणी के जागीरदारों को दीवानी मामले में 1,000 रुपए तक के दावे सुनने का तथा फौजदारी मामलों में 6 माह कैद और 300 रुपए का जुर्माना करने का अधिकार हुआ करता था। जो बड़े बड़े ठिकाने थे उनको 6 माह की कैद देने का अधिकार हुआ करता था और उनको जो रेवेन्यू संबंधी मामले थे वो भी सुनने का अधिकार होता था। दीवानी मामले भी सुनने का अधिकार हुआ करता था, जो 1,000 रुपए तक का होता था। द्वितीय श्रेणी के जागीरदारों को 500 रुपए तक का दावा सुनने तथा फौजदारी मामलों में 3 मास की कैद और 150 रुपए दंड करने का अधिकार प्राप्त था। जो उससे छोटे द्वितीय श्रेणी के जागीरदार थे उनको 150 रुपए का दंड करने का और 3 महीने की सजा देने का प्रावधान था और 500 रुपए तक का दावा सुनने का उनका अधिकार था। राजधानी में एक, अर्थात जोधपुर में एक कोतवाल रहता था, जिसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे। वह 2 वर्ष की सजा एवं 1,000 रुपए तक का जुर्माना, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते थे। संगीन जुर्मों की कार्रवाई तथा प्राण दंड में महाराजा साहब की अनुमति लेनी पड़ती थी। जब संगीन मामला कोई होता था, जहां पर मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा होती थी, तो वो महाराजा मारवाड़ खुद सुनते थे और उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में जब जाता है मृत्युदंड की अपील कर सकते हैं, वैसे जमीनें 3 प्रकार से बटी हुई थी। खालसा, जागीर और धर्मादा 3 प्रकार से हुआ करती थी। खालसा वो जमीन होती थी जहां पर सीधा महाराजा का अधिकार हुआ करता था। उनके द्वारा जो जागीरी में गांव दिए होते थे, वहां पर जागीरी के जो गांव होते थे और धर्मादे में कहीं दिया हुआ गांव होता था, तो वो धर्मादा 3 प्रकार से जमीनों का बंटवारा किया हुआ था। जो जागीर दी हुई थी वो उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न युद्धों में भाग लिया और शौर्य और पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई अथवा अपना बलिदान दिया, तो उनको जागीर दी गई थी। अथवा
उनके कुटुंब के जो महाराजा के कुटुंब के परिवार के जो सदस्य होते थे, छोट भाई, उनको जागीरी प्रदान की गई थी। इसके अलावा मंदिरों को, ब्राह्मणों को, चारणों को, भाटों को आदि को भी जागीरियां दी हुई थी। जैनों को भी जागीरियां दी हुई थी, जिनका समय समय पर बहुत अच्छे ढंग से कहीं सहयोग किया है, अथवा अपनी कार्य कुशलता के बलबूते पर, अथवा अपने काव्य अथवा साहित्य के माध्यम से कुछ उत्कृष्ट कार्य किया होता था, तब भी उनको जागीरी बख्शिश में दी जाती थी। वो शासन कहा जाता, जहां स्वयं उनका शासन होता था, उन पर राजा का कोई अधिकार नहीं हुआ था। इसलिए आज भी कहते हैं शासनिक गांव है। तो शासनिक गांव का मतलब होता है स्वशासन, जहां खुद का शासन हुआ करता था, वहां पर कोई टैक्स राजा नहीं लेते थे। प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की कुल 144 संख्या थी दोस्तों। 144 प्रथम श्रेणी के जागीरदार थे, और ये सभी के सभी ताजिम ठिकाने थे, जो मैं अगले वीडियो में ताजिम कौन कौन से ठिकाने थे, ताजिम क्या होता है, डबल ताजिम क्या होती है, सिंगल ताजिम क्या होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। जिसमें पोखरण, आउआ, आसोप, रिया, रायपुर, रास, निम्बाज, खैरवा, आलनियावास, भाद्राजुन, अगेवा और कंटालिया मुख्य रूप से थे। ये सभी ठाकुर कहलाते थे। ठाकुर को इनको पदवी थी। जागीरी में निश्चित वार्षिक खिराज और चाकरी के रुपए लिए जाते थे। जागीरदारों से निश्चित वार्षिक खिराज और चाकरी के रुपए लिए जाते थे, और दरबार आदि के समय महाराजा साहब की सेवा में उन्हें उपस्थित होना पड़ता था। पुण्यार्थ दी हुई भूमि से कोई खिराज अथवा सेवा नहीं ली जाती थी। इसके अतिरिक्त बोम, डोली, भूमिचार, दूबा, जीविका आदि कई प्रकार की छोटी जागीरें थी, जिनसे किसी किसी से कुछ कर अथवा सेवा ली जाती थी। 1,46,00,000 रुपया मारवाड़ की रियासत की आय थी, वार्षिक आय थी, और खर्चा जो था वो 1,11,22,000 रुपया उस समय मारवाड़ रियासत का खर्च होता था, जिसमें महाराजा के महलों का खर्चा शामिल था। इसके अलावा जितने भी विकास के काम होते थे वो खर्चा हुआ करता था। विभिन्न प्रकार के युद्धों पर खर्च होता था, वो उसमें शामिल था। जितने भी नौकरी चाकरी करने वाले थे उनको जो वेतन दिया जाता था वो उसमें शामिल था, और विभिन्न प्रकार के जो निर्माण कार्य किए जाते थे वो सब खर्चा उसके अंदर शामिल। महाराजा विजय सिंह जी के समय जो सिक्के थे उस पर भी उस जमाने के भारत के बादशाह मुगलों के अधीन था, तो बादशाह का नाम होता था, लेकिन उस सिक्के को कहा जाता है विजयशाही। ये कई बार जनरल नॉलेज में प्रश्न भी आता है। तो विजय सिंह जी के समय बने हुए सिक्के और पैसे विजयशाही कहलाते हैं। उन सिक्कों में जहाड़ और तलवार के चिन्ह बादशाह के नाम के नीचे, सब रुपयों में भी ये दोनों चिन्ह अंकित देखने को मिलते हैं। दोस्तों, महाराजा मान सिंह जी अंतिम राजा थे मारवाड़ के, जो स्वतंत्र रूप से राजा थे। उसके बाद में जब तखत सिंह जी गोद आए, महाराजा तखत सिंह जी, तो उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, अर्थात अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम मारवाड़ के महाराजा थे तखत सिंह जी, और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले अंतिम राजा थे मान सिंह जी। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने संधि करके भी मुकर गए, और अंतोगत्वा उन्होंने उस संधि को कभी स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, ये मारवाड़ से संबंधित मैंने आपको ऐतिहासिक रोचक जानकारी दी, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के जोधपुर के इतिहास में भाग प्रथम में ये पूरी लिखी हुई है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपको और रोचक जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।